नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज कार्यक्रम के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर जो है गाजियाबाद से, जहां पर जो है सबसे पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर आग की वजह इस समय सामने आ गई है। जी हां, बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल ये भीषण अग्निकांड सामने आया था, जिसके बाद में लगातार जांच इस समय हो रही है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी को लेकर एक स्पेशल बड़ा अभियान भी इस समय चलाया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। तो क्या है ये अभियान और इस आग के पीछे, इस भीषण अग्निकांड के पीछे आखिर क्या थी प्रमुख वजह, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है गाजियाबाद से, जहां पर ताबड़तोड़ एक्शन इस समय नजर आ रहा है। दरअसल सूर्या हत्याकांड में 5वां आरोपी जो है उसे भी अब इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है और वो उसे सलाखों के पीछे वो पहुंच चुका है। इससे पहले अगर बाकी आरोपियों की हम बात करें तो उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई, और बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां ट्रंप को अब अपनों ने ही छोड़ दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जहां एक प्रस्ताव लाया गया संसद में और संसद में प्रस्ताव में उनके जो साथ के लोग थे उन्होंने ही उनका साथ छोड़ दिया। आखिर क्या था ये प्रस्ताव, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर, जहां भारत का नया ब्रह्मास्त्र और आ गया है रुद्रम 2। अब ये रुद्रम 2 क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इसे भारत का ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में मौत का वो मंजर जिसने पूरी राजधानी को हिला दिया। एक होटल जहां लोग ठहरे थे सुकून के लिए, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ आग की लपटों से घिर गया। चीखें, धुआं और जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाते हुए लोग। बीते कल हुए हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद सरकार और प्रशासन इस समय एक्शन मोड में है। कड़े कदम उठाए जा रहे हैं फायर सेफ्टी को लेकर। तो वहीं इस हादसे को शुरुआती जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये जो भीषण आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अब जिस होटल में ये आग लगी उसका मालिक उस समय पुलिस हिरासत में है और आज कोर्ट में उसे पेश भी किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो आज घटनास्थल पर भी पहुंची, जहां पर बीते कल ये आग लगी थी, पूरा अग्निकांड हुआ। वहां जाकर के उन्होंने जानकारी ली और उसके साथ ही उसके बाद में वो अस्पताल भी पहुंची, जहां पर घायलों का इलाज इस समय चल रहा है और उन घायलों से मुलाकात करती हुई नजर आई। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते कल जो हादसा हुआ है उस हादसे ने सभी को झंझोर दिया है और झंझोरने के साथ ही अब कई सारे एक्शन भी लिए जा रहे हैं। फिर चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो, एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस इलाके में जो होटल है जहां पर ये पूरा अग्निकांड हुआ, उसके आसपास के जो होटल थे उनको भी सील किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और पूरा देखा जा रहा है कि आखिर कौन सा होटल नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और सिर्फ जो ये गाज गिर रही है, अब सिर्फ जांच होटलों की नहीं हो रही बल्कि नर्सिंग होम की भी जांच हो रही है। जिन सेंटर्स में कोचिंग दी जाती है बच्चों को, उन सेंटर्स की भी जांच की जा रही है। जितने होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहां लॉज हैं, उनकी भी अब जांच हो रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस समय प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश इस समय दिए जा चुके हैं। आखिर अग्निकांड की इन्वेस्टिगेशन, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी, ये जानकारी इस वक्त सामने आ चुकी है। जहां आपको बता दें कि एफआईआर में सामने आई है और लवकेश की कोर्ट में पेशी भी हुई है। गैर इरादतन हत्या का आरोप है और मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर भी इस समय दिए जा चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और साथ ही गैर इरादतन हत्या का आरोप इस समय मालिक लवकेश पर लगाया गया है। हालांकि इस समय वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब पूरी जांच अब एक के बाद की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ ये हादसा सामने है, उस हादसे के बाद ही एक्शन मोड में भी प्रशासन इस समय नजर आ रहा है और मौजूदा होटलों पर लगातार कार्रवाई इस समय प्रशासन की तरफ से की जा रही है। क्या ये एक्शन है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो इस समय एक्शन मोड में है। जो वहां पर आसपास के जो और मौजूदा होटल हैं उन पर ये एक्शन लिया जा रहा है। आसपास के जो कई होटल हैं उनमें वहां पर टीम पहुंचती है और होटलों की जो बिजली है वो काट दी जाती है, उन होटलों को सील किया जाता है, होटलों को नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही अवैध गेस्ट हाउस जो है उन पर भी शिकंजा इस समय लगातार कसा जा रहा है। जो होटल नियमों के खिलाफ बने हैं, नियमों का उल्लंघन हुआ है, उनके खिलाफ खासतौर पर कार्रवाई इस समय की जा रही है, जिससे कि बीते कल जिस तरीके का हादसा हुआ है
वो दोबारा ना हो। और इसके साथ ही सिर्फ ये जो या यूं कहें कि जो ये शिकंजा कसा जा रहा है, जो नियमों की अवहेलना हुई, वो सिर्फ अब होटल नहीं, उसकी जांच के दायरे में अब नर्सिंग होम भी आ चुके हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी इस जांच के दायरे में आ चुके हैं, जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जो लॉज हैं, वो सभी इस समय अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। उन सभी में अब जांच की जाएगी, टीमें पहुंचेंगी और देखेंगे कि नियमों के मुताबिक ये बने हुए हैं या नहीं बने हुए, सेफ्टी इसमें है कि नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहित, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज घटनास्थल पहुंचती हैं। घटनास्थल पहुंचने के बाद में वो अस्पताल पहुंचती हैं, जहां पर घायलों से उन्होंने हालचाल भी जानती हुई नजर आई। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास मोहित? देखिए कृतिका, साफ तौर पर आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहाँ मैक्स अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की और साथ ही आप समझिए दिल्ली सरकार की तरफ से घायलों को 5 लाख और मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की जा चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की पहले ही धनराशि देने की बात सामने आ चुकी है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि ये तमाम ये जो घटनाक्रम हुआ, इससे कई सारे अपडेट हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है, मैं आपको बताऊं कि ये इनक्रेडिबल इंडिया 2007 की जो पॉलिसी थी, उसके तहत बीएमडी का जो लाइसेंस था वो देने का काम शुरू हुआ और उसी के तहत बीएमडी एक्ट के तहत 2007 जो बीएमडी एक्ट है उसके तहत आप समझिए कि ये लाइसेंस जारी किया गया था। लेकिन उस समय उसमें जो एक लॉज होता है कि जो आप अधिकतम 10 कमरों से ज्यादा इस तरीके की चीजें नहीं चला सकते हो, कमर्शियल तौर पर ही नहीं चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेड एंड ब्रेकफास्ट की जगह वो ब्रेड एंड बटर का काम कर रहा था लवकेश बजाज के लिए, और यही वजह है कि वो ब्रेड एंड बटर के लालच में 6 कमरे से वो प्रॉपर्टी 25 कमरे तक पहुंच गई। और जो वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए, जो नियम होने चाहिए, जो संरचना, जो ढांचा, जो आधारभूत संरचना, जो जरूरतें, जो नियम कायदे कानून होने चाहिए, सबको ताक पर रख दिया गया। और यही वजह है कि लाइसेंस किसी और चीज का और वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज चालू की जा रही थी, और हर 2 साल में इसका रिन्यूअल भी, उसका भी प्रावधान है। तो न रिन्यूअल है, न फायर फाइटिंग सिस्टम है, न वहां पर आग बुझाने के दूसरे सारे सामान है। इसके अलावा सेफ पैसेज नहीं है, सिलेंडर है वो काम नहीं कर रहे हैं। मालिकान वहां पर, हाँ, इसका एक और नियम होता है कि जो इस तरीके से बीएनबी के जो लाइसेंस होते हैं उसके मालिकान को उसी बिल्डिंग में रहना होता है, लेकिन मालिक तो वहां है ही नहीं, क्योंकि वो साकेत में ही उसकी एक कोठी बनी है, अपनी कोठी में रहता था। और ऐसी ही 3 प्रॉपर्टीज जो अपनी टोटल चला रहा था, जहां पर इसी तरीके छुट्टी चल रही है। हालांकि दूसरी प्रॉपर्टीज को भी ढक दिया गया है, अधिकारी आए हैं, 18 प्रॉपर्टी को चिन्हित कर लिया गया है, अगल बगल के होटलों पर भी उनको खाली करा दिया गया है। जांच होगी, जांच के बाद फिर कार्रवाई होगी। हालांकि इसमें एक कमेटी गठित कर दी गई है, 3 दिनों के अंदर इसको रिपोर्ट पेश करनी है। एमसीडी के तमाम अधिकारी 3 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन क्या होना है, क्योंकि राजेंद्र नगर इलाके में आपने देखा कि कोचिंग के बेसमेंट में जब पानी भरा था और वहां पर स्टूडेंट्स की मौत हुई थी, उसके बाद वहां आनंद फानंद में लाइब्रेरियां बंद करा दी गई, तमाम कोचिंग सेंटर पर ताले मार दिए गए। लेकिन आज जाके देखिए, राजेंद्र नगर इलाके में आपको कोचिंग संस्थान चलते हुए मिल जाएंगे। गैर इरादतन हत्या का इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। थोड़े दिनों के बाद आप देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स का फायदा उठाते हुए इसमें जो मालिकान होते हैं वो बेल पा जाते हैं। इसके अलावा फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, सवाल उठते हैं। सवाल यही है, आखिर नियमों को ताक पर रखते हुए इस तरीके की चीजें कैसे होती जा रही है। एमसीडी के वो कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, दिल्ली सरकार के वो कौन कौन से अधिकारी ऐसे जिम्मेदार हैं, इसके अलावा या वो कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप समझिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले एमसीडी में आप समझिए कि सरकारें रही हैं, आम आदमी पार्टी के भी मेहर रहे हैं, या उनकी भी कहीं ना कहीं जो वहां पर राजनीति चल रही है उनकी भी कहीं ना कहीं उनसे भी सवाल किए जाने चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार रही, सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। जहाँ पर लगातार जो नेता है दूसरी पार्टियों के वो भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी सवाल होंगे, सवाल अधिकारियों से भी होंगे, आम जनता भी पूछ रही है ये मोहित। लेकिन इसके साथ ही शुरुआती जांच की अगर हम बात करें तो उसमें इस आग के पीछे, जो ये भीषण आग लगी, उसके पीछे वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? और इसके साथ ही एक और अभियान इस समय देश की राजधानी दिल्ली में चलाया जा रहा है, और 1 महीने का ये अभियान है जिसमें ये देखा जाएगा कि ऐसे जो संस्थान है जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे सेफ्टी के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। मोहित,
देखिए, ये अभियान है पूरा जो 1 महीने का आप अभियान बता रही हैं, इस अभियान के तहत अलग-अलग जगहों पर चेकिंग होगी, लाइसेंस के उसमें चेक किए जाएँगे, 2 साल के बाद उनका रिन्यूअल हुआ है कि नहीं से, और जो 6 कमरों के या मैक्सिमम 10 कमरों की जो आप बना सकते हैं, उसको इस तरीके का बीएनबी या होम स्टे वो किसके पास कितने कमरे हैं और कौन किस जी। तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लिफ्ट का लाइसेंस क्या है, वो रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, तमाम ऐसी चीजें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब तक अब उस पर एक सख्त और बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है जो नजीर बने। हालांकि रेखा गुप्ता इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए काफी संवेदनशील है, लगातार वो इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। तमाम दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार और तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं या उनके अलावा जो भाजपा के अधिकारी हैं, सभी इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। यही वजह है कि आपने देखा कि कल दिल्ली के एलजी में शाम 5:15 बजे के आसपास मीटिंग की, लगभग 1 घंटे की ये मीटिंग होती है। उसके अलावा अब जो खबर ये भी सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी एक मीटिंग अधिकारियों की बुलाई है। तो तमाम ऐसी सारी चीजें हैं। आप समझिए कि अब रेखा गुप्ता या आप समझिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी कहीं भी होती पाई जाती है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त है, लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार समझती है एक एक जान की कीमत है, क्योंकि जो सरकार आयुष्मान योजना से लोगों का इलाज कर सकती है वो उतनी ही संवेदनशील है लोगों की जान के लिए, लोगों के लिए अच्छी प्रबंध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड जिसने पूरे इलाके को दहला दिया, अब उस केस में लगातार हो रहा है एक्शन। एक एक करके शिकंजे में आ रहे हैं आरोपी और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है 5वां आरोपी सारिक मेवाती। जी हां, 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। एक तरफ 5वां आरोपी गिरफ्तार हुआ तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट करने वालों पर सख्त एक्शन भी जारी है। और इन सब के बीच सूर्या चौहान के घर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं, स्थायी सुरक्षा के साथ साथ शस्त्र लाइसेंस देने का भी प्रस्ताव वो रखते हैं। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं सूर्या हत्याकांड में से एक्शन लगातार। तो जी हां, लगातार एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। सूर्या हत्याकांड में लगातार एक एक करके एक्शन, और इसमें अगर हम देखें तो 5वां आरोपी जिसे इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है सारिक मेवाती, जिसकी कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है और इस समय वो जेल की सलाखों के पीछे है। सारिक पर आपको ये भी बता दें कि 25,000 का इनाम था और अब उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। तो 5 आरोपी की अगर हम बात करें तो एक्शन लगातार इस समय जारी है। एक एक करके सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया और इसके साथ ही एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया गया, जो ये साफ संदेश देता है अपराधियों के बीच में कि अगर आप अपराध करोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बचना नामुमकिन है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र कश्यप मुलाकात करने के लिए परिवार के पास पहुंचते हैं और परिवार से मुलाकात करके उन्हें सीधे तौर पर परिजनों से मुलाकात करके स्थायी सुरक्षा की बात कहते हुए नजर आते हैं। आपको सुनाते हैं। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई परिवार से? क्या डिमांड कर रहा है परिवार? सूर्या की माताजी से संवेदना व्यक्त करने के लिए और घटना के बाद उनके जीवन में और कोई कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सूर्या की माताजी का ये आग्रह था कि जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे गार्ड लगे ताकि उनकी सेफ्टी भी रहे। तो हमने पुलिस कमिश्नर को इसके लिए निर्देशित कर दिया है कि इनके पर घर पे स्थायी रूप से गार्ड लग जाए। एक शस्त्र लाइसेंस की बात भी यहाँ उनके भाई के द्वारा की गई थी, तो उसके लिए हमने डीएम को निर्देश कर दिया कि उनके लिए शस्त्र लाइसेंस भी एक जारी कर दिया जाए ताकि उनको आने जाने में सुरक्षा बनी रहे। तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, अपराधियों के खिलाफ जेल की कानून की कार्रवाई, एनकाउंटर में मौत की कार्रवाई सारी पूरी हुई है। आर्थिक मदद के तौर पर भी मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से मदद की है। नौकरी के लिए भी जिलाधिकारी ने फैसला लिया है। परिवार का कहना है कि ऐसे इलीगल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। प्रशासन ने उस पर भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो इलीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मदरसों के नाम पर हो या किसी और नाम पर, वो बंद होंगे, वो बंद हो रहे हैं। किसी मदरसे या किसी भी शैक्षिक स्थान को दंगाई बनाने के लिए, दंगाई पैदा करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हो, खोड़ा की बात हो या गाजियाबाद की बात हो, जो इंस्टीट्यूशन जिस काम के लिए बने उसका इस्तेमाल उसी के लिए होगा।
बदमाश पैदा करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोला में नहीं चलेगा। तो राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जो कि परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए, साथ ही सुरक्षा देने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ ये मुलाकात, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस वक्त यूपी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सख्ती जारी है और भ्रामक पोस्ट करने वालों पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल भी इस समय चिन्हित किए गए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एसीपी इंदिरापुरम हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सूर्य हत्याकांड में अभी तक जांच कहां तक पहुंची है और ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो चलाया जा रहा है उसकी क्या स्थिति फिलहाल है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सूर्या चौहान की जिस तरह से हत्या हुई, अब तक इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की कहां तक पहुंची है, टोटल कितने अरेस्टिंग हुई है, और एक बड़ा सवाल ये है कि जो रीज़न ऑफ किलिंग थी वो अभी तक की जाँच में क्या साफ हो पाई है। विवेचना के क्रम में इसमें जो 4 नामजद अभियुक्त सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा विवेचना में सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आ रहे हैं उन्हें विवेचना में समावेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत क्या कुछ अभी तक सर आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई है? थोड़ा क्षेत्र में निवासरत जितने भी अपराधी हैं सभी के सत्यापन और उनसे जो जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही है ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत, और पिछले 3 दिनों से लगातार ही अपराधियों का सत्यापन किया जा रहा है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो गाजियाबाद पुलिस लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रही है इस पूरे मामले को लेकर, और 5वां आरोपी भी इस समय सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? सोशल मीडिया पर तो नजर रखी ही जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि जो 5वां आरोपी है वो भी इस समय सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जो कि एक साफ संदेश और ये साफ मैसेज देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद में उसका बचना नामुमकिन है। दिवांशु। देखिए, बिल्कुल कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी प्रकार का क्राइम आपने किया तो आपका बचना बेहद मुश्किल है, और इसी पॉलिसी के साथ जो है गाजियाबाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। जाहिर है बकरीद के मौके पर जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ उसके बाद से ही पुलिस को सभी आरोपियों की तलाश थी। एफआईआर में 5 नामों को जो है शामिल किया गया था। 5 आरोपी एफआईआर में नामजद थे और सबसे पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उसके बाद असद का एनकाउंटर हुआ और अब 5वां जो आरोपी है तारिक मेवाती, उसको गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसके अलावा तारिक पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। और अब हम कह सकते हैं कि 5वें आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब इस केस को गाजियाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से वर्कआउट कर दिया है। अब आने वाले समय में गाजियाबाद पुलिस जो है इनकी जो है पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी और इनसे अब पूछताछ करती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रीजन ऑफ किलिंग यानी कि हत्या की वजह क्या रही, इसको जानने की कोशिश की जाएगी। तो ये अलग हत्याकांड था। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन क्लीन स्वीप की, तो अभी तक करीब 1600 ऐसे जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया गया है पूरे गाजियाबाद में, जिनकी सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। हर रोज हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो क्रिमिनल्स हैं वो गाजियाबाद के अलग अलग थानों में पहुंच रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं और वो ये संकल्प ले रहे हैं कि हमें अब इस क्राइम की दुनिया से बाहर जाना है। गाजियाबाद के अलावा साहिबाबाद में भी हमने देखा कि करीब 80 ऐसे क्रिमिनल्स कल जो है पहुंचे थे, उन्होंने संकल्प लिया। तो ये एक अलग ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। और इस ऑपरेशन के तहत हमने ये भी देखा है कि गाजियाबाद में करीब 3 ऐसे मदरसे हैं जिनको अभी तक सील किया गया है, जिनके पास पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके अलावा कुछ ऐसे और इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर आने वाले समय में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया हैंडल्स को भी चिन्हित किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है इस समय। दिवांशु। जी बिल्कुल कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर बाकी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पर भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं, अलग अलग समुदायों को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि लोग भड़कें। और यही वजह है कि गाजियाबाद पुलिस न केवल ग्राउंड पर बल्कि अब सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। मेरी कुछ देर पहले एसीपी इंदिरापुरम से बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर लिया है, उनके लिंक्स हमने जो है वो ग्रैब कर लिए हैं और अब आने वाले दिनों में हम उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
तो कुल मिला के न केवल ग्राउंड बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर कोई भी क्रिमिनल अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई दिवांशु। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को मिडिल ईस्ट में पीस मेकर साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में उनकी ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, अमेरिका ईरान संघर्ष को लेकर अमेरिकी संसद में ट्रंप को बीते कल बड़ा झटका लगा, जहां प्रतिनिधि सभा ने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है जो ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने की कोशिश माना जा रहा है। अब इस प्रस्ताव को पास करने के लिए 4 उनके ही सांसद यानी रिपब्लिकन सांसद डेमोक्रेट्स के साथ हो गए, जिसने ट्रंप की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान सीज़फायर पर सहमत हो गए हैं, और इस पूरे समझौते में सबसे अहम है पायलट सिक्योरिटी जोन का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है और कैसे काम करेगा बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं मुश्किल में ट्रंप। तो जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय मुश्किलों में घिर चुके हैं, मुश्किल में हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति को झटका इस समय लग चुका है, और ये झटका किसी और नहीं बल्कि अपनी ही लोगों ने दिया है, अपनी ही पार्टी के लोगों ने दिया है, और कहीं ना कहीं ये नाराजगी इस समय दिखा रहा है। रिपब्लिकन सांसदों के बदले कई तेवर जो है वो इस समय बदले हुए हैं, और ईरान युद्ध पर संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो 215 के मुकाबले 208 वोटों से ये पारित हुआ है, और काफी महंगा और जोखिम भरे युद्ध पर कहीं ना कहीं अब विराम लग रहा है, और सैनिकों को ईरान से भी बुलाया जाए, ये बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ट्रंप जो है वो इस समय मुश्किलों में नजर आए, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो साथ है वो अपनों ने ही छोड़ दिया है। जी हां, अपनों ने साथ छोड़ दिया है, और उनके साथ के 4 लोग जो है वो बागी हो चुके हैं। 4 सांसद, रिपब्लिकन सांसद बागी हुए। ट्रंप की युद्ध नीति से कहीं ना कहीं वो नाराज हैं ये सभी सांसद, और डेमोक्रेट सांसदों का उन्होंने साथ दिया है इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपना ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और जो उनके अपने साथ के लोग हैं वही दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल और लेबनान में बड़ी डील हुई है, जहां सीज फायर पर सहमति बन चुकी है, और इसमें सहमति बनी है पायलट सिक्योरिटी जोन पर यह रजामंदी हुई है। लेबनान में अब खास सुरक्षा का क्षेत्र बनाया जाएगा, और इसकी खासियत यह होगी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना का ही कंट्रोल होगा। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की नो एंट्री होगी, और इसके साथ ही लेबनान के जो सशस्त्र बल है उसका पूर्ण नियंत्रण इस जगह पर होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। CS जोशी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ ये प्रस्ताव, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखें तो जो पीस मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे उसके लिए एक बड़ा झटका, और खासतौर पर जब उनके साथ के जो 4 सांसद हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो ही जब दूसरे का साथ देने लगे। तो बिल्कुल, देखिए कृतिका, अमेरिका में बहुत जल्दी नवंबर महीने में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, और इसी कारण से वहाँ पर राजनीतिक गहमा-गहमी काफ़ी बढ़ गई है। और कल जो हमने देखा जिस तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है वहाँ पर वोट किया, जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन था वो वहाँ पर पास हो गया। तो ये एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक झटका इसको डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के लिए कहा जा सकता है। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसका पास होना ये काफ़ी नहीं है, इसके बाद अगर ये सीनेट में जाता है या सीनेट में वहाँ पर इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है वो वहाँ पर पास हो जाता है तो ये और उनकी परेशानी बढ़ाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, और उसके बावजूद भी वो इसको रोक सकते हैं। जो वार पावर्स रेजोल्यूशन है इसको प्रभावी होने से वो रोक सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखा जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वहाँ पर युद्ध की घोषणा की थी ईरान के ऊपर, तो नियम यह है कि 60 दिन के अंदर आपको अमेरिकी संसद से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है, इसको पास कराना पड़ता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का ये वहाँ पर दावा है कि 60 दिन से पहले ही उन्होंने ईरान के साथ समझौता तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर युद्ध विराम वहाँ पर लागू हो गया था। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये अगर आगे भी बढ़ता है तो
इसमें कई सारे कानूनी दांवपेच होंगे और साथ ही साथ ट्रंप इसको वीटो भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाए तो वो ज़रूर राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर है और ट्रंप प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और इस युद्ध के कारण से जो विभिन्न प्रभाव हो रहे हैं, महंगाई वहाँ पर बढ़ रही है, इन सबको मुद्दा बना रहा है डेमोक्रेट जो वहाँ पर विपक्षी पार्टी है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी CS जोशी। और इसी के साथ हम लोग करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का, जहां वैश्विक रक्षा पटल पर भारत ने एक बार फिर से अपनी स्वदेशी ताकत का लोहा मनवाया है। DRDO द्वारा विकसित रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल ने आधुनिक युद्ध के मैदान में समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। दरअसल ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना का वो अदृश्य काल है जो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी ही सीमा में घुसकर अंधा करने की ताकत रखता है। अब जब बात अत्याधुनिक रडार डिस्ट्रॉयर मिसाइलों की आती है तो अब तक अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों का ही दबदबा माना जाता था, लेकिन रुद्रम 2 के सफल परीक्षणों ने इस घमंड को चूर कर दिया है और अपनी हाइपरसोनिक गति और मारक क्षमता के दम पर रुद्रम 2 ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी फ्रंट पर पीछे बिल्कुल नहीं है। रुद्रम 2 को आखिर क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है, बताएंगे आपको। उससे पहले आपको दिखाते हैं दुश्मनों का काल रुद्रम 2। तो जी हां, दुश्मनों का काल ये बनता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय रक्षा क्षमता को ये और मजबूती देता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि DRDO वायुसेना की तरफ से ये बड़ी कामयाबी है और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से अगर हम देखें तो ये टेस्ट हुआ और स्वदेशी तकनीक से विकसित है। ये सार्वजनिक निजी क्षेत्र का अहम रोल इसमें नजर आता है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर बधाई भी दी है और कहा है कि आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र को इसके जरिए बल मिलेगा। लेकिन आखिर रुद्रम 2 जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, आखिर ये क्यों खास है और क्यों इसे ब्रह्मास्त्र भी माना जा रहा है, वो भी आपको बता दें। क्योंकि लगभग 150 से 300 किलोमीटर की आवाज की गति और इसके साथ ही 5 गुना तेज है। सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक की और पेलोड और लगभग 200 किलोग्राम इसका वजन और 600 से 700 किलोग्राम। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रुद्रम 2 जो है वो बेहद ही खास है और गेम चेंजर के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। क्योंकि अगर रुद्रम 2 की हम बात करें तो हवा से सतह में वार करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। SEAD यानी सीड ऑपरेशन में भी कारगर और दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं बचेगा। पैसिव रडार सीकर से ये लेस है और दुश्मन रडार और सिग्नलों को खुद ट्रैक करता है, मेमोरी लॉकिंग करता है और सिस्टम से लेस ये रडार बंद करने पर भी नहीं बचेगा दुश्मन और आखिरी लोकेशन तक ये सटीक वार करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंटीग्रेटेड के अगर हम देखें तो युद्ध के समय भी सटीकता प्रभावित इससे नहीं होगी। तो काफी खास ये माना जा रहा है और एक तौर पर हम देखें तो गेम चेंजर के तौर पर भी इसे इस समय देखा जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।